मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे केसेस आए जो बहुत दिलचस्प और नाकाबिल फरामोश थे और जिन्हें सॉल्व करने में, जिन्हें ट्रेस करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। बट ये जो मेरा केस था, क्योंकि शुरू की सर्विस में था और मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था अवाइल सर्विस में और नए प्रोबेशनर के लिए, तो ये मुझे हमेशा याद रहता है और इसकी जो बातें हैं मुझे हमेशा याद रहती हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, सुबह का वक्त था 10-11 बजे का, तो मुझे मुहर्रिर ने कहा जी कि SHO साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैं जब माहर अब्दुर्रहमान साहब के कमरे में गया तो वहाँ पहले ही कुर्सियों पे चंद 5 लोग बैठे हुए थे जो काफ़ी अच्छे ड्रेस में थे और उनको लिबास से लग रहा था कि कुछ शरीफ फैमिली और कोई अच्छी फैमिली के लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो वो माहर साहब ने मुझे भी बैठने का इशारा किया, तो मैं उनके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया और मार साहब ने मुझे मुखातिब हुए और कहने लगे, खान साहब कि ये लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो आप इनको सुने और इनका मुकदमा दर्ज करना है। इनकी बच्ची अगवा हो गई है कल से और वो मिल नहीं रही, तो कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हो और आप जो मर्ज़ी करें, आप इसको ट्रेस करें और बच्ची को हर सूरत में बरामद होना चाहिए। तो मोहम्मद हुसैन एक ASI थे, वो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके साथ रहेंगे और जो मुकदमे की लिख पढ़ है और वो आप के साथ करेंगे, तो बाकी काम आपने करना है, वो आपको असिस्ट करेंगे। तो मैं उनको लेके अपना जो मैंने ऑफ़िस बनाया हुआ था साइड पे, उसमें लेके आ गया उन साहबान को और मैंने उनसे पूछना शुरू किया ताकि इस्तग़ासा बनाया जाए और FIR दर्ज की जा सके। तो मैंने उनसे पूछा कि जी क्या हुआ था, तो एक आदमी उनमें से बोले जो उनके वालिद थे, उन्होंने कहा जी कि इस तरह मेरी बच्ची है और उसका नाम राबिया है और वो कल शाम से गायब है और पता बिल्कुल नहीं चल रहा। 22-23 साल की ये बच्ची है और हम तो शरीफ लोग हैं, हमारा घराना मजहबी घराना है, कभी मेरी बच्ची की कोई ऐसी सहेलियां भी नहीं हैं जिनके साथ वो जा सके और ना ही खुदा न खास्ता उसका कोई ऐसा करैक्टर था कि किसी के साथ वो गई हो, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो अचानक गायब हो गई है, कोई पता नहीं कल शाम से वो गायब है। तो एक बात उनमें से जब मैंने पूछा कि जी आपको किसी पे शक है, आप क्या समझते हैं कि आपको किसी पे शक हो सकता है, तो उनमें से एक साहब बोले कि जी इनका जो हमसाया आरिफ है उसने लड़की का रिश्ता भिजवाया था, जो हमने इनकार कर दिया रिश्ता देने से क्योंकि वो जट बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था और हम मराइन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने रिश्ते से इनकार किया। लेकिन लगता था कि उसकी नज़रें बुरी लड़की पे थी, हो सकता है वो उसे अगवा करके ले गया हो। उनके इसी बयान पे FIR दर्ज कर दी गई अगवा की और पर्चा देने के बाद फ़ौरी तौर पर मैंने मोहम्मद हुसैन ASI को साथ लिया, अपने मोटरसाइकिल पे बिठाया, दूसरे मोटरसाइकिल पे 2 कांस्टेबल लिए और हम लोग आरिफ के घर चले गए ताकि वहाँ जाके एक तो मुदई का घर देख लें, वहाँ नक्शा मौका बना लें और जहाँ से, क्योंकि नक्शा मौका हमेशा बनाना ज़रूरी होता है कि जहाँ से कोई लड़की का अगवा हुआ या कोई भी वक़ूआ हो तो पुलिस फाइल में हमेशा उसका नक्शा बनता है। तो वहाँ नक्शा भी बनाना था और साथ में आरिफ का भी पता करना था कि आरिफ घर है या नहीं है। आरिफ का घर बिल्कुल साथ था मुदई के घर के, जहाँ से राबिया अगवा हुई थी। हमने आरिफ के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा शख्स निकला जिसने बताया कि वो आरिफ का बाप है। अब उससे पूछने पे उसने बताया कि जी आरिफ तो कल का गया हुआ है बावलपुर अपनी बहन के यहाँ और अभी तक नहीं आया। तो उसकी इस बात से हमारा और मुदई साहबान जो थे वो सारे लोग, क्योंकि वो हमरा थे, उनका शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो उस लड़की को आरिफ ने अगवा किया है, क्योंकि लड़की भी गायब है और आरिफ भी गायब है। तो मैंने उस के वालिद को, आरिफ के वालिद को ये कहा कि जी आप जैसे आरिफ को बुलवाएं और जैसे आरिफ आए आप उसे लेके फ़ौरी तौर पे थाने पे आ जाएं ताकि फ़र्दर तफ्तीश हो। और हमने उसे ये भी यकीन दिलाया कि अगर आरिफ इसमें बेगुनाह हुआ तो हम कतन उसको इसमें चालान नहीं करेंगे और उससे किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी। क्योंकि ये मेरी पहली तफ्तीश थी और इसमें मैं बहुत पुरजोश था। मैंने मोहम्मद हुसैन से भी पूछा कि फ़र्दर इसमें क्या होता है, लेकिन कुछ आइडिया तो था कि जी तफ्तीश में हम क्या करते हैं। तो मैंने फिर लड़की के वालिद से को क्वेश्चन किए कि जी राबिया
कि कोई बहन भाई हैं, तो उसने बताया कि जी राबिया के 2 भाई हैं जो दोनों छोटे हैं। राबिया से बड़ी एक बहन है जो शादीशुदा है, वो यहाँ नहीं रहती। राबिया इसी घर में रहती थी और वो इंतहाई नेक लड़की थी, सोमो सलात की पाबंद थी। इन सारे सवालात के जवाब के बाद मैंने उनसे पूछा कि हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर चली गई हो या घर में कोई नाराज़गी हुई हो। तो लड़की के वालिद ने बताया ना ही किसी किस्म की घर में नाराज़गी हुई है और ना ही उसके साथ किसी ने कोई ऐसी बात की है कि वो घर छोड़ के चली जाए। अब ये सारी तफ्तीश करने के बाद, नक्शा मौका बनाने के बाद, मैं और मोहम्मद हुसैन ASI साहब हम लोग वापस थाने पे आ गए। तो शाम की बात है, रात तकरीबन 10 बजे होगा जी। 10 बजे मैं थाने पे मौजूद था, बाहर सेन में बैठा हुआ था और उमर साहब चले गए थे अपने घर को। तो वो जो वालिद था आरिफ का, वो उसे लेके थाना पर आ गया और मेरे लाके पेश कर दिया। अब मैं उससे पूछ मैंने शुरू कर दी। इतनी देर में मुदई साहबान भी सारे आ गए, वो जो 4-5 लोग थे और बड़े शदीद गुस्से में थे कि जी किसी ना किसी तरीके से इससे पूछा जाए कि ये लड़की कहाँ लेके गया है और कहाँ छोड़ के आया है। तो जब मैं आरिफ से मैंने पूछना शुरू किया कि जी, आरिफ ने मुझे बताया कि जी उसका कतन कोई इसमें जुर्म नहीं है, वो अपनी बहन के घर गया था और वहाँ से वापस आया है। मुझे तो ये पता नहीं, हाँ मेरी इतनी गलती ज़रूर है कि मैंने रिश्ता ज़रूर भेजा था, वो मुझे अच्छी लगती थी, अच्छी लड़की थी, इसलिए मैंने अपना रिश्ता भेजा। लेकिन जब इन्होंने बिरादरी के उसमें मुझे इनकार कर दिया तो फिर मैं खामोश हो गया। तो मैं कैसे उसे लेके जा सकता हूँ। तो लेकिन मुदई बज़िद थे कि जी नहीं, यही हमारा मुजरिम है, आप इससे पूछें। फिर वही पुलिस वाला जो एक हरबा है वो इस्तेमाल किया गया, उस पर थोड़ा सा 3rd डिग्री की गई। लेकिन वो बयान आरिफ का वही था कि ना मैंने राबिया को अगवा की है और ना मुझे कहीं पता है कि वो कहाँ गई है। अब मैं, ज़ाहिर है इंसान की एक हिस्स होती है और उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। साथ में मोहम्मद हुसैन ASI भी मेरे मौजूद थे और ये सारी बातें फिर मैंने SHO साहब को भी बताई कि लेकिन मुदई बाज़िद थे कि जी हमारा यही चोर है, यही लड़की लेके कहीं गया है और हमने इसी से बरामद करानी है। मेरे ज़हन में था और ये था कि नहीं, ये लड़की को अगवा आरिफ ने नहीं किया। उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ होते थे कि लोकेशन ली जा सके। कि लड़की के पास मोबाइल फ़ोन होता तो उसके बारे में पता चला कि उसके राब्ते किस किस से थे। लाइन नंबर भी घर में नहीं था और लाइन नंबर होता भी सही तो वो बिल में जो इनकमिंग कॉल का डाटा नहीं आता था, आउटगोइंग कॉल का डाटा होता था, जो PTCL की लाइन नंबर होते थे, तो उसका भी कोई आइडिया नहीं था। खैर, फिर मैं अकेला चला गया दूसरे दिन अपने साथ 2 मुलाजिम लेके, जहाँ मुदई का घर था, राबिया का घर था। वहाँ जाके फिर मैंने राबिया की माँ से कुछ सवालात किए और उनसे पूछा। लेकिन उन्होंने फिर मुझे अचानक बताया कि एक हाफिज़ साहब ज़रूर आते थे कुरान पाक पढ़ाने और राबिया उनसे कुरान पाक पढ़ती थी। तो मैंने जब हाफिज़ साहब की उम्र पूछी तो वो उन्होंने कुछ मेरे ख्याल 35-40 साल के दरमियान उम्र बताई और उन्होंने कहा जी वो आंखों से अंधे थे, वो आते थे कुरान पाक पढ़ाते थे और चले जाते थे। मुझे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन फिर जब मैंने उसका हुलिया मुझे बताया गया कि जी वो तो उनके रंग काला था, उनका मुंह पे चीचक के दाग थे और वो तो किसी लिहाज से भी इस काबिल नहीं था, क्योंकि राबिया के बारे में ये बताया गया था वो अच्छी खासी खुश शक्ल और ख़ूबसूरत लड़की थी। लेकिन हाफिज़ साहब का जो हुलिया बताया गया वो इस तरह का था ही नहीं कि जी वो, और फिर राबिया हाफिज़ साहब के साथ क्यों जाएगी? वो जाएगी तो किसी लड़के के साथ जाएगी, किसी खूबसूरत लड़के के साथ, और अपनी हम उम्र के साथ जाएगी। लेकिन फिर भी एहतियातन मैं हाफिज़ साहब के घर चला गया जो वहाँ से थोड़ी दूर था और मस्जिद थी और मस्जिद के ही वो साथ हाफिज़ साहब रहते थे और इमाम मस्जिद भी थे वहाँ के। तो जब मैंने उनके घर के बाहर उनके ताला लगा हुआ था तो उनके हमसाया सदीक मुझे मिला, तो उसने
बताया कि जी हाफिज़ साहब मुझे चाबी दे गए हैं मस्जिद की भी, और वो चले गए हैं क्योंकि उनकी वालदा बीमार थीं। फैसलाबाद कि वो कहीं रहने वाले हैं, तो उनकी वालदा बीमार थी, वो कल शाम के चले गए हैं, तो उनका पता नहीं। और उनने भी तस्दीक की, वही बात जो राबिया के घर वालों ने बताई थी, उनका हुलिया वही था। और फिर मैं इस लिहाज से तो बिल्कुल खामोश हो गया कि जी ये हो ही नहीं सकता कि हाफिज़ साहब ने अगवा किया हो। अब मुद्दई मेरी इस बात के बाद मज़ीद बज़िद हो गया कि जी आरिफ ही अगवा करने वाला है, और हमने हर सूरत में आरिफ से लड़की लेनी है, आप चाहे से जान से मार दें लेकिन हमारी लड़की बरामद करा दें। मैं वापस थाने पे आ गया और मैंने फिर आरिफ को निकलवा लिया, और वही जो तरीक़ाकार है पुलिस का, हमने उससे पूछताछ शुरू कर दी, उससे 3rd डिग्री उस पर इस्तेमाल की। मुद्दई भी मौजूद थे, लेकिन आरिफ कोई बात नहीं बता रहा था। इस सारी कार्रवाई के दौरान चाचा अल्लाह वसाया कांस्टेबल, जिसका मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था, वो आ गए और मुझे आके कहते हैं सराकी में कि खान साहब तुसा मार दे सो को, तो हटो हटो तुसा मेरी इहदे नाल मेरे को गाल करन दो जी, मैं तो गुलाब करे ना छोकरी। अब वो मुझे उन्होंने एक तरफ कर दिया और बैठ के उससे बड़े आराम से पूछना शुरू हो गए प्यार से कि बताओ कहीं तुमने तो नहीं लड़की इधर उधर की। तो लेकिन उसका वही आरिफ का बयान था कि नहीं, मैं ना लड़की लेके गया हूँ, ना मुझे इसका पता है। तो मुझे चाचा अल्लाह वसन ने कहा कि खान साहब आप इधर उधर भी देखें, आप इसी पे फोकस ना करें। तफ्तीश का ये मतलब नहीं होता कि जी मुद्दई जो आपको कही जा रहा है आप उसी पे अमल किए जा रहे हैं, आप खामखा उस पर 3rd डिग्री किए जा रहे हैं। आप सोचें, इधर उधर भी देखें कि लड़की कहीं और भी जा सकती है। मैं आपके साथ चलता हूँ, आप वहाँ के जो बस अड्डे हैं उन पर भी देखते हैं, पूछते हैं, हो सकता है लड़की बस पे बैठ के कहीं गई हो, और आप ज़रा चलें तो हम आपका पता करके बताते हैं। मुझे अल्लाह वसाए कि ये बात बहुत अच्छी लगी। नया नया तफ्तीशी था, अब ज़ाहिर है कोई भी मुझे कुछ बात बताता था, उस पर जो अच्छी बात होती थी उसको आप सुनते हैं और आप उस पर यकीन करते हैं और अमल भी करते हैं। तो मैं और अल्लाह वसाया उसी के मोटरसाइकिल पर सवार हुए और बस अड्डे पे चले गए। एक ही बस अड्डा था यजमान का जो ज़्यादातर खाली रहता था, रात को शाम का वक्त था। तो वहाँ पे जो अड्डा मैनेजर था उसने बताया कि जी कल जो हाफिज़ अनवर था वो फैसलाबाद गया है। तो हमने पूछा जी वो अकेला था या उसके साथ कोई लड़की थी? तो उसने कहा जी उसके साथ एक बुर्का पोश खातून थी जिसके हाथ पाँव उसने प्रॉपरली उसने छुपाए हुए थे, लेकिन वो हाफिज़ साहब के साथ वो लड़की इकट्ठे दोनों एक ही सीट पर बैठ के गए हैं और टिकट उनकी फैसलाबाद की थी। अब क्योंकि बस रात 10 बजे चली गई थी, अब बस ने वहाँ कल दोबारा वापस आना था फैसलाबाद से, और उसके बाद हम अपनी तफ्तीश को आगे चलाते कि जी हमने ये बात मुद्दइयों को नहीं बताई कि इस तरह की कोई बात हमारे सामने आई है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई कि जी वाकई हाफिज़ अनवर के साथ एक लड़की गई है और दोनों ने टिकट ली और फिर दोनों एक ही सीट पर बैठ के गए, क्योंकि हाफिज़ तो यहाँ अकेला था, पता नहीं कौन सी लड़की को ले गया ये कंफर्म नहीं हो रहा था। अब क्योंकि अगले दिन बस ड्राइवर और कंडक्टर ने आना था, तो फिर आके इस बात को कंफर्म हम कर सकते थे कि हाफिज़ अनवर के साथ कौन सी लड़की गई है। ये सारी बात मैंने जाके अपने SHO साहब को बताई, और जिन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, लेकिन दिल को यकीन नहीं होता था कि एक आँखों से अंधा हाफिज़ जिसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, जिसके मुंह पे चीचक के दाग हैं, वो इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे लेके और कहाँ जा सकता है। खैर वो दिन गुजर गया, हमने मुद्दइयों को कुछ नहीं बताया, हमने फोकस आरिफ पे ही रखा ताकि वो उसी पे रहें और हम अपनी तफ्तीश को मुकम्मल कर लें। ड्राइवर आ गया, ड्राइवर और कंडक्टर से सवालात किए, उन्हें लेके हम थाने पे आ गए। उनसे पूछा तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वाकई हाफिज़ अनवर के साथ कोई लड़की थी, लेकिन वो बुरके में वो उसने बुरका पहना हुआ था और वो लेकिन अपने आप को छुपाती रही पूरे सफ़र में, कहीं भी उसने अपना हाथ या मुंह ज़ाहिर नहीं किया जिससे पता चले कि वो कौन है। और वो लोग फैसलाबाद ही उतर गए थे और इसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि हाफिज़ के साथ कोई लड़की गई है, लेकिन अब कौन गई है इसको हमने ट्रेस करना था। मैंने ये बात SHO साहब के सामने जब डिसाइड हो गई तो मुझे मार साहब ने कहा जी कि आप फौरी तौर पर जाएं और हाफिज़ अनवर का घर ढूंढें, वो किधर है फैसलाबाद में,
और उसके लिए अब ये था कि उसका हमसाया सदीक जो था मस्जिद के साथ जिसका घर था उसको साथ लिया जा सकता था, क्योंकि हमारे पास और कोई क्ल्यू नहीं था कि हाफिज़ का घर किधर है। मैंने फ़ौरी तौर पे मोहम्मद हुसैन ASI को भेजा कि वो सदीक को लेके आए और ताकि हम उससे पूछ सकें। सदीक जो था वो हाफिज़ अनवर का करीबी रिश्तेदार भी था। थोड़ी देर बाद चौधरी मोहम्मद हुसैन जो थे वो उनको सदीक को लेके आ गए। जब सदीक से हमने यही पूछा तो उसने कहा सर मुझे तो नहीं पता कि उसके साथ क्या है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि उसका घर जो फैसलाबाद में है मुझे उसका पता है, मैं वहाँ तक आपको लेके जा सकता हूँ जहाँ उसकी माँ रहती है। हमने फ़ौरी तौर पे वैगन अरेंज की जी, क्योंकि वो फिर सारा ख़र्चा आपको पता है मुदई करते हैं, तो मुदई को कहा गया जी कि आप वैगन लेके आएँ और हमने फैसलाबाद जाना है। तो थोड़ी देर बाद वैगन आ गई, मैं मोहम्मद हुसैन और कुछ जो मुलाजिम थे हमने साथ लिए और मुदई मुकदमा को लेके हम फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गए। अब मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी कि मुदई मुकदमा ही तमाम पुलिस का ख़र्चा बर्दाश्त करता था, गाड़ी का किराया, रास्ते में खाने पीने का बिल और मुलाजमीन की गोल्ड लीफ की सिगरेट, ये भी सब मुदई के ज़िम्मे होती थी। और मैं बड़ा परेशान होता था कि लड़की भी उसकी अगवा हुई है और सारा ख़र्चा भी वही कर रहा है। लेकिन जब मैंने यही बात चौधरी मोहम्मद हुसैन से पूछी तो उसने कहा सर हमारे पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ख़र्चा तो फिर मुदई ने करना है या फिर मुलजिम करे, मुलजिम तो है नहीं तो फिर मुदई ने ख़र्चा करना है। तो अब जी हम फैसलाबाद पहुँच गए रात को और जाके रेड किया हाफिज़ अनवर के घर पे। तो पता चला हाफिज़ अनवर तो यहाँ आया ही नहीं है और उनकी वालदा खासी बुज़ुर्ग थी और उसकी वालदा ने कहा कि जी समंदरी में उसका मामू रहता है चक नंबर 455 गाफ बे में, तो वहाँ ना वो लड़की को लेके गया हो, लेकिन ये कंफर्म है कि जी वो यहाँ नहीं आया। अब हमने वहाँ से एक बंदा लिया, उसकी वालदा क्योंकि बुज़ुर्ग थी और अकेली रहती थी, तो वहाँ से उनके साथ एक बंदा हमारे साथ गाड़ी में बैठा और हम फौरी तौर पे 455 गाफ बे की तरफ रवाना हो गए। फैसलाबाद से समंदरी 1.5 पौने 2 घंटे का सफ़र है और ख़ासी सड़कें ख़राब थी उस वक्त, अब तो ख़ासी बेहतर हैं। और हम पहुँच गए तो उसने बताया कि जी इसका मामू का घर जो है वो चक से थोड़ा सा बाहर है और उसकी जो खेती बाड़ी जहाँ करता है उसके साथ ही उसने घर बनाया हुआ है। हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की और पैदल रवाना हो गए और जब हम घर के नज़दीक पहुँचे तो वो 2 कमरों पे मुश्तमिल एक घर था, 4 दीवारी नहीं थी जैसे कि देहातों में होता है। तो वहाँ पहुँचे तो अंदर बाहर सेन टाइप जो जगह थी बग़ैर 4 दीवारी, उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी जिसमें खातून बैठी हुई थी और 2 कमरे हमने फ़ौरी तौर पर सर्च की। तो एक कमरे में हमें हाफिज़ अनवर मिल गया और उसके साथ दूसरी चारपाई पे एक लड़की बैठी हुई थी, खूबसूरत सी लड़की जो राबिया थी। अब मैं बड़ा परेशान राबिया को देख के कि इतनी खूबसूरत लड़की और ये इस हाफिज़ के साथ कैसे आ गई। उसे लेके फ़ौरी तौर पे गाड़ी में बिठाया गया और फ़ोन, जैसे मैंने पहले कहा, फ़ोन का ज़माना ही नहीं था, ना ही मोबाइल फ़ोन थे कि मैं वापस अपने SHO को इतला देता। उस लड़की से हमने कोई पूछ कुछ नहीं की, लेकिन वो बार बार यही कहती रही कि ये मेरा खामद है और आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैं इसके साथ खुश हूँ, हाफिज़ साहब के साथ, ये मेरी ज़िंदगी का साथी है और मैंने इसी के साथ रहना है, इसी के साथ मरना है, इसी के साथ जीना है। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। और हाफिज़ साहब जो हैं वो भी यही कह रहे थे जी ये मेरी बीवी है, हमारा निकाह हो चुका है और आप हमें क्यों लेके जा रहे हैं। हमने उन दोनों को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और वापसी के लिए रवाना हो गए। अब ख़ासा सफ़र था फैसलाबाद से यज़मान, लेकिन खुशी थी एक इस बात की कि मैंने अपनी पहली तफ्तीश और अपना पहला केस जो मेरा था वो ट्रेस हो चुका था, मैं लड़की को बरामद कर चुका था, मुलजिम भी गिरफ़्तार हो चुका था। अब हमने फ़ौरी तौर पे यज़मान पहुंचना था। मुदई मुकदमा भी हमारे साथ थे, वो भी खुश थे कि चले उनकी इज़्ज़त बच गई और लड़की मिल गई। हम लोग सुबह सुबह वापस पहुंच गए थाने पे। मार साहब अभी नहीं आए थे थाने पे, तो मैं अपने कमरे में चला गया, लड़की को भी उसी कमरे में बिठा दिया गया, हाफिज़ को हवालात में बंद कर दिया गया। अब मुदई बज़िद थे इस बात पे कि लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते थे कि अपने घर ले जाएं,
लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि अगर हमने लड़की को माँ बाप के हवाले किया तो हो सकता है ये गैरत में उसे कत्ल ना कर दें। मैं इंतज़ार में था कि मार साहब आएंगे, SHO साहब आएंगे और वो ख़ुद आके इस बात का डिसाइड करेंगे कि लड़की को कहाँ भेजना है। उन दिनों ये जो मुशर्रफ साहब वाला कानून था, ये नहीं था कि लड़की अपनी मर्ज़ी से चाहे अपने हस्बैंड के साथ चली जाए, अदालतें और कानून कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वो दौर जो ये था कि अगर पुलिस और इदारा चाहे, अदालत चाहे, तो वो लड़की को अपने माँ बाप के हवाले भी कर सकती थी। खैर 10 साढ़े 10 बजे SHO साहब आ गए। मैंने जानबूझ के लड़की से इंटरोगेट नहीं किया, मैं यही चाहता था कि मार साहब ख़ुद पूछें ताकि हर बात क्लियर हो और मुझे इस बात का तजर्बा हो कि एक खातून से इंटरोगेशन कैसे की जाती है। मार साहब ने जब लड़की से पूछा तो उसने यही कहा जी कि ये मेरा खामंद है और मैं इसके साथ खुश हूँ। तो उन्होंने फिर ये सवाल किया कि ये सब हुआ कैसे, तुम कैसे इसके साथ चली गई, तुमने कैसे इसके साथ शादी कर ली जो इतना बदशक्ल है, आंखों से अंधा है। तो उसने जो कहानी सुनाई वो मेरे लिए बड़ी अजीब थी। लड़की ने कहा जी कि ये मुझे कुरान पाक पढ़ाने आता था और मैं इसके पास पढ़ती थी और मेरा उस्ताद था, मैं इसकी इज़्ज़त करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे उस्ताद ने मुझे इस बात पे कायल करना शुरू कर दिया कि तुम तो इतनी हसीन हो, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कोई और रिश्ता भी मिल सकता है, लेकिन मैं तो बदशक्ल हूँ, मेरी आंखें भी नहीं हैं, मुझे तो कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं होगा। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझ पे एहसान कर दो, तुम मुझ पे मेहरबानी कर दो ताकि अल्लाह तुम पे मेहरबानी करे, तुम मुझ पे यहाँ एहसान करोगी, अल्लाह तुम्हें ऊपर एहसान करेगा। क्योंकि वो एक दीनी लड़की थी, उसे इस्लाम से प्यार था, तो शायद इसलिए वो इसके चक्कर में आ गई कि जहाँ जो मैं अच्छा काम करूँगी तो ऊपर भी मुझे इसका फल मिलेगा। तो मैंने इसलिए उससे वादा कर लिया कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तो बाकी कहानी आपको पता है। ये मुझे लेके निकला, शाम को मैं घर से बाहर निकली और हम लोग एक जगह बैठे रहे और रात को 10 बजे बस में बैठे और हम फैसलाबाद पहुँचे और फैसलाबाद से आगे इसके मामू के यहाँ आ गए जहाँ उसने हमारा निकाह पढ़ा दिया। अब मुद्दई बज़िद थे, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जी लड़की को उसके हवाले किया जाए। मार साहब ने यही कहा कि यार ये बड़े इज़्ज़त वाले लोग हैं, चलें जो होना था इनके साथ हो गया, अब हम ये करते हैं कि लड़की को किसी ज़िम्मेवारी पे इनको दे देते हैं। तो इलाके के चंद मोअज़्ज़िज़ीन भी आ गए और उनके लड़की हवाले कर दी गई कि इसको ले जाएं, रखें और कल इसका हमने बयान कराना है और इसको समझाएं कि जी ये अगर इस हाफिज़ साथ रह गई तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर मैंने दूसरे दिन औरत का एक अजीब सा रूप देखा कि जी वही लड़की जो हाफिज़ को अपना खामंद कह रही थी, अपना मजाजी खुदा कह रही थी, और आके वो कह रही थी कि ये शख्स है जिसने मुझे वर्गलाया, ये शख्स है जिसने मुझे धोखा दिया और मुझे अगवा कर गया और मेरे साथ ज़िना करता रहा। उसके इस बयान पे हाफिज़ साहब को इस मुकदमे में चलान कर दिया गया और लड़की को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मैं हैरान था इस बात पे कि एक लड़की जिसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल ना किया, वो हाफिज़ के साथ चली गई, उसके साथ कुछ दिन उसने गुजारे और जब वो अपने वालिदैन के पास पहुंची तो उसका बयान एकदम तब्दील हो गया। तो शायद यही दुनिया की रीत है और ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जिसमें मैं ख़ुद समझ नहीं पाता कि जी हाफिज़ साहब ने क्या किया लड़की के साथ और लड़की ने उसके साथ क्या किया।